एक सवाल जो है वो ये है कि ग्लोबलाइजेशन जो है वैश्वीकरण की जो बात होती थी 90 में जो है ये बातें शुरू हुई और उसके बाद में वर्ल्ड ट्रेड और हर कोई हर किसी से ट्रेड कर सकता है और उसके बाद में कुछ रूल्स बनाए गए WTO फलाना ढिमकाना बहुत सारी चीज़ें जो हैं बात कही गई। अभी जो ट्रेंड चल रहा है ना, अभी जो ट्रेंड चल रहा है उसको अगर आप क्लोजली वॉच करें, है ना, तो अब जैसे अमेरिका है, अमेरिका के पास नेटो है, एक अलायंस है ना, मिलिट्री अलायंस है। नेटो को उसने एक्टिवेट किया है रशिया के खिलाफ अभी। दूसरा जो है उसने चाइना के खिलाफ एक क्वाड अलायंस बनाया है। और क्वाड अलायंस बनाया है उसमें। उसके बाद में चूंकि भारत जो है वो बहुत ज़्यादा मिलिट्री अलायंस अभी उस लेवल पर जाने को तैयार नहीं है, तो उसने जो है एक और अलायंस बना लिया जिसका नाम है ऑकुस, यानी कि ऑस्ट्रेलिया और यूके और यूएस, ये तीनों मिल करके न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन पर जो है कोई कोई जो है वो मैंने ऑस्ट्रेलिया को जो है प्रोवाइड करने के लिए तैयारी करेंगे। तो ये एक और डेवलपमेंट हो गया। रशिया चाइना जो हैं वो आपस में गठजोड़ किए हुए हैं और एक दूसरे के हितों को संरक्षित करने की, कम से कम अमेरिका या पश्चिम का जो दबाव है उसको झेलने के लिए आपस में जो है वो लोग पूरी तरह कोऑपरेट कर रहे हैं। चाइना जो है अपने आप में एक BRI एक अलायंस बनाए हुए है, और BRI एसेंशियली कोई एक इक्विटेबल प्लेटफॉर्म नहीं है, मतलब कोई बराबरी की बात नहीं है ना। वो तो बिल्कुल एक कई मीडिया रिपोर्ट्स में तो कहा ही जाता है कि मतलब वो तो एक डेब्ट ट्रैप्ड है, मतलब कि ये कि आप छोटे देशों को और ऐसे कमज़ोर देशों को आप कर्ज दे करके आप उनको फंसाना चाहते हैं और उनका इंफ्रास्ट्रक्चर पर कब्जा करना चाहते हैं। इस तरह की बात हो रही है। रूस के बारे में भी यही कहा जाता है, सेंट्रल एशिया से लेकर के हर जगह जो है बेलारूस की तरफ जो है अगर आप देखें, इंडिया रशिया चाइना जो है तो एक स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस या एक मिलिट्री अलायंस जैसी कोई बात नज़र आती है ना। अब इंडिया और चाइना दोनों एक ही या इवन ब्रिक्स अलायंस हो गया, या इवन जो है आपका शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन हो गया, तो ये सारे ऐसे मल्टीलैटरल फोरम्स हैं कि जिसमें रशिया भी अपने हितों को सामने बढ़ाने की कोशिश करता है। और अब जो बातें समझ में आ रही हैं, मतलब अभी ये जो कोरोना के काल के बाद जो बातें समझ में आ रही हैं उसमें से एक तो आप देखेंगे कि चीन जो है वो भारत की तरफ भी सैन्य कार्रवाई करने को जो है अब काफ़ी उसका टेम्पटेशन हो गया है। मतलब एक तरह से ये थी बात कि भाई बॉर्डर का जो आउटस्टैंडिंग मसला था उसको कैसे हम सुलझाएं। तो मुझे ऐसा लगता है कि चीन ने जो है अपनी सेना को जहां लाके खड़ा किया है और भारत ने जहां लाके खड़ा किया है, तो उस हिसाब से मुझे लगता है कि अभी के सिचुएशन में तो यही मानना चाहिए कि यही डिफेक्टो बॉर्डर मान लिया जाए, क्योंकि अभी की सिचुएशन में यही लगता है। लेकिन जो ज़्यादा बड़ी चिंता की बात है, जो मैं ग्लोबल ट्रेंड की बात कर रहा था, वो ये था कि आज के दिन में आप देख रहे हैं कि चीन जो है वो ताइवान की तरफ बहुत ज़्यादा आक्रामक है। और ताइवान जो है एक आइलैंड चेन है, कई लोग इसको गलत समझते हैं कि एक छोटे से द्वीप समूह का जो है अगर चीन कब्जा कर भी लेगा तो उसका क्या असर पड़ेगा। तो आप समझिए कि पूरे साउथ चाइना सी और इवन जापान जो है वो खतरे में आ जाएगा। और इस पर जो है लगभग जो है हमारे जो संसाधन है, जो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है, जो इंडस्ट्री है, उस पर अगर का नियंत्रण आ गया चीन का, तो अ, बहुत ज़्यादा मुश्किल होगी, दुनिया बिल्कुल अलग हो जाएगी। ठीक इसी प्रकार से जो है रूस के बारे में भी ये कहा जा रहा है, पश्चिमी दुनिया का मीडिया ये कह रहा है कि वो यूक्रेन पे हमला करने के लिए तैयार है, या यूक्रेन पर हमला करने के बहाने ढूंढ रहा है और यूक्रेन को अपने में मिलाना चाहता है। और कई डिस्कशन डिबेट्स में ये बात निकल के आई कि रशियन इलीट जो है, जो रशियन पॉलिटिकल सिस्टम के जो जो जो, जो इलीट हैं, जो उनके उच्चतम स्तर पर पहुंचे हुए लोग हैं, वो लोग ये मानते हैं कि मतलब यूक्रेन जो है वो बिल्कुल उनका अपना अधिकार क्षेत्र है और यूक्रेन का अलग हो जाना गलत है ना। तो अब
अब सोचने वाली बात ये है कि या अगर आप अमेरिका की तरफ से देखें तो अमेरिका की तरफ से या नेटो की तरफ से प्रस्ताव था कि भाई जो ईस्टर्न यूरोप है वहाँ पर पहले आपका दखल नहीं था, लेकिन बाद में जो है जैसे सोवियत संघ टूटा और रूस कमज़ोर था तो उन्होंने जो है धीरे धीरे अपना नेटो का जो मेंबरशिप है उसको बढ़ाया, और उसके बाद में उसको बढ़ा करके और उसके बाद में फिर जो है उन्होंने ईस्टर्न यूरोप में भी कई देशों को शामिल कर लिया। अब जो है वो यूक्रेन की तरफ बढ़ रहे हैं कि यूक्रेन को भी शामिल कर लिया जाए, लेकिन रशिया इस बारे में बहुत ज़्यादा सावधान है और रशिया इस बारे में बिल्कुल इसको बिल्कुल भी नहीं स्वीकारना चाहता है कि यूक्रेन जो है वहाँ पे कोई भी नेटो के डिफेंस सिस्टम्स जो हैं वो तैनात हों। तो अब जो है वर्ल्ड ट्रेड की जहां हम बात कर रहे थे, जब हमने शुरुआत की थी 90 के बाद जब दुनिया बदल गई थी, अब जो समझ में आ रहा है पोस्ट पैंडमिक वर्ल्ड में वो ये है कि जो दुनिया में जितने ताकतवर देश हैं वो लगभग लगभग बिल्कुल अब वो कब्जा करना चाहते हैं, मतलब दूसरे देशों पर। बात तो यही निकल के आ रही है कि भाई मतलब बिल्कुल जो है ये मेरी टेरिटरी है, मैं अपनी टेरिटरी बढ़ाऊंगा, मैं अपने संसाधन बढ़ाऊंगा, अपने लोगों के लिए अपने लोगों को प्रोवाइड करूंगा, अपनी सरकार का अपनी सत्ता को मजबूत करूंगा, और उसके बाद में जो है दुनिया में भी मेरा वर्चस्व होगा। जो मुझसे ट्रेड करना चाहेगा, जो मुझसे व्यापार करना चाहेगा वो मेरी शर्तों पे करेगा। तो अब ये बिल्कुल दूसरी दुनिया में आ गए हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि फिर से 30 साल के बाद हम एक बदलता हुआ माहौल हम देख रहे हैं। और इसके अलावा जो है दूसरी बात ये भी है कि पर्यावरण जो है, जो मैंने जो ट्रेडिशनल जो फॉसिल फ्यूल बेस्ड इकोनॉमी है उसको भी चलाना अब संभव नहीं रह गया है, सब किसी के लिए नहीं रह गया है। मतलब चाहे चाहे वो पश्चिम हो चाहे पूरब हो, किसी के लिए भी संभव नहीं रह गया कि आप कोयला जला करके अपनी इकोनॉमी चला लें या तेल जला करके आप अपनी गाड़ियों को चलाते रहें। ये पॉसिबल अब नहीं रह गया। तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि अब दुनिया कहीं और ही जा रही है ना। हम लोग अब बिल्कुल नेक्स्ट फेज़ में हैं। और नेक्स्ट फेज़ में जाने का पीछे ये भी कारण है कि आप देखिए कि जब 90 में जब सोवियत संघ टूट गया तो अमेरिका जो है वो अपने आप में अकेला सुपर पावर था, और उसका उसका वर्चस्व चला कुछ दशकों तक चला। लेकिन अब जो है अब दुनिया में कई ऐसे ध्रुव बन गए हैं, जैसे भारत भी है, चीन भी है, रूस भी है, इजराइल भी है। मतलब कुछ आर्थिक महाशक्तियां हैं, यूरोपियन यूनियन अपने आप में एक ब्लॉक है। तो अब जो है मतलब हम बिल्कुल ही किसी नई ट्रेजेक्ट्री में हैं, और दुनिया को उस तरह से नहीं देखा जाना चाहिए जैसा 90 के बाद हम देखने के अभ्यस्त हुए थे। ये सब कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि मुझे लगा आप लोग को ज़रूर विचार करना चाहिए इस पर।